हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. In linear programming problems, first of all, we would start with the formulation of an LPP, okay, and after that we would apply graphical method. Here I have taken an example which is from your MBA question paper of 2018-19. This problem has come in that paper. So whatever information you have given in this problem, first of all, in solution we should write that information in a tabular form like this. So here this is a problem of a company which produces two types of presentation goods, type A and type B, है ना. कोई भी गिफ्ट देने के दो आइटम्स हैं और उन दोनों में सिल्वर एंड गोल्ड का यूज़ होता है. So whenever you make this table to gather the information in a tabular form, always give two columns for the first of all for the two products like A and B, and give whatever number of includings are there. Suppose if there are 3, then make 3 rows, otherwise यहाँ पर केवल 2 ही हैं, तो we have made 2 rows only, silver and gold के लिए. Now here we have given that product A needs 3 units of silver and 1 unit of gold per unit. यानी कि एक जो आइटम बनता है गिफ्ट आइटम A प्रोडक्ट का, उसमें 3 यूनिट आपकी सिल्वर की लगती हैं, 3 ग्राम यहाँ ग्राम्स में दिया हुआ है, और 1 ग्राम आपका गोल्ड यूज़ होता है. यहाँ पे 40 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट होता है A प्रोडक्ट पर. सिमिलरली बी प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 ग्राम आपका सिल्वर यूज़ होगा और 2 ग्राम आपका गोल्ड यूज़ होगा उसमें, ठीक है. उसमें प्रॉफिट होता है 50 रुपीज़ का पर यूनिट का. और फिर यहाँ पे मैंने टोटल अवेलेबिलिटी भी लिखी है इनकी, जैसे सिल्वर 9 ग्राम अवेलेबल है जब आप इसको पढ़ेंगे प्रॉब्लम को, और गोल्ड जो है वो 8 ग्राम ही अवेलेबल है. सो नाउ लेट्स फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम. एज यू नो दैट इन linear programming problems or in any other chapter also, our objective is only either to maximize our profit and or to minimize our losses या आपके costs. So here because we have given profits on both the products, so your objective function obviously would be to maximize. Okay, so here we have assumed that we would make, or company would make, X units of product A and Y units of product B. सो द फॉर्मुलेटेड LPP विल बी, देखो एक यूनिट पे हमें 40 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, तो अगर X यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 40X का प्रॉफिट हो जाएगा प्रोडक्ट A पर, और जब Y यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट B की तो 50 इंटू Y रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल. सो द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट्स व्हेन वी आर मैन्युफैक्चरिंग X यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड Y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B वुड बी 40X प्लस 51. Always in LPP we have some constraints like restrictions, है ना. अब restrictions किस पर गिवन है, हमें सिल्वर और गोल्ड पे रेस्ट्रिक्शन गिवन है कि 9 ग्राम सिल्वर अवेलेबल है और 8 ग्राम आपका गोल्ड अवेलेबल है. सो फॉर दैट वी हैव मेड दिस कंस्ट्रेंट्स. तो हमने क्योंकि X यूनिट्स मानी है प्रोडक्ट A की, और जबकि एक यूनिट में 3 ग्राम आपका सिल्वर यूज़ होता है, ठीक है, तो इस सिल्वर की रेस्ट्रिक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट्रिक्शन फॉर सिल्वर, और यहाँ पे आपकी गोल्ड की है. सो 3X प्लस वाई टोटल, ये आपका सिल्वर यूज़ होगा जो प्रोडक्ट्स बनाने में, X यूनिट्स ऑफ A, Y यूनिट्स ऑफ B में, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 9 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसी तरह गोल्ड पर रेस्ट्रिक्शन दी थी तो उसकी कंस्ट्रेंट आपकी ये बन गई, है ना. एंड फाइनली योर वेरिएबल्स लाइक X एंड Y जो कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या तो 0 हों उससे बड़े हों. So as a whole, this objective function, constraints and non-negativity restriction, these are called as a linear programming problems. यहाँ पे linear word इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आपकी linear equations इन्वॉल्व हैं. linear equations मतलब जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो और कोई भी 2 वेरिएबल प्रोडक्ट में ना हो, आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना हो. Those are called your linear equations. और क्योंकि आपने इसको प्रोग्राम किया है
you have formulated this information, that's why it is called programming, linear programming. And problem is what? To find the values of variables. Now after formulating this as a LPP, we have to solve this problem. So to solve it by graphical method, we have to draw their lines, है ना. बिफोर ड्राइंग देयर लाइन्स वी हैव टू राइट दीज कंस्टेंट्स एज इक्वेशंस की तरह लिख लिए. तो देखो इसको कैसे लाइन्स ड्रॉ करेंगे आप. सबसे पहले क्या करो, एक बार x को 0 रखो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो इनके, है ना. एक बार x को 0 रखा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x और y. तो जब x 0 है तो y की वैल्यू 9 आ गई, तो मैंने लिख दिया. फिर एक बार मैंने y को 0 रखा तो 3x इक्वल्स टू 9 होगा. x आएगा आपका 3 से जब 9 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना. सो 3 x की जगह 3 और y की 0. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑल द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन योर LPP. यहाँ पे दो ही हैं तो दोनों के लिए हमें ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे. सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन में भी आपने यहाँ पे x को एक बार 0 रखा और y की वैल्यू निकाली, तो ऐसे वैल्यू आ गई आपकी. और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू निकाल के इन दिस वे यू कैन राइट योर कोऑर्डिनेट्स. सॉरी. नाउ यू कैन ड्रॉ लाइंस फॉर योर इक्वेशंस. अब देखो ग्राफिकल मेथड में x आपका एक्सेस हो जाएगा और y एक्सेस हो जाएगा, है ना. कभी कभी x1 और x2 भी हो जाते हैं जब आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने xy लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ वी हैव टू एज्यूम स्केल ऑन दीज टू एक्सेस. तो स्केल्स कैसे एज्यूम करें, तो स्केल्स एज्यूम करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स जो आपने फाइंड किए ये हेल्पफुल होंगे आपके, जैसे 4, 9, 3, 8. तो मैं कहता हूँ 2, 2 के डिफरेंस पे अप टू 9 तक हमें वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 9 है. तो हम यहाँ पे 2, 2 के डिफरेंस पे एज्यूम कर लेते हैं, x पर भी y पर भी. यहाँ पे आपको ग्राफ कहीं ना तो एग्ज़ाम में ही यूज़ करना है, ना ही आपको करना भी है, ठीक है. इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ, क्योंकि आप इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे लाइन, तो चाहे आप आधी टेढ़ी भी खींचेंगे तो वो आपको मैथमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ देगा. उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है ना. सो नाउ आफ्टर ड्राइंग 2 एक्सेस हमने एज्यूम कर लिए स्केल्स. अब इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे. तो पहले वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं. 0, 9 आपने फाइंड किया, 0, 9 यहाँ पे होगा, 3, 0 यहाँ पे होगा. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपकी पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है. तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे x y की वैल्यू वो हमेशा आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल्स टू 9. ऐसे ही आपने सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए. 0, 4 यहाँ पे आएगा, 8, 0 यहाँ पे आएगा और उसकी लाइन ड्रॉ कर दी. आपने नेम कर दिया उसको 2, सेकंड इक्वेशन का है क्योंकि लाइन, ठीक है. इसके बाद हमने देखो यहाँ पे इंडिकेशन किया हुआ है. इंडिकेशन मतलब इस लाइन के बिलो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू है. जब लेस देन कंस्ट्रेंट होगा तो लाइन के बिलो जो एरिया होगा उसमें हमें एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जो हमेशा इस इक्वेशन में रखने पर लेस देन 9 या उसके इक्वल्स टू वैल्यू प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है. लाइन पे तो हमेशा इक्वल्स टू 9 आएगा और उसके बिलो जो भी एक्स वाई की कोई भी पॉइंट लोगे आप, तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ इसमें रखोगे तो हमेशा वो लेस देन 9 आएंगी. सिमिलरली इन द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो यू हैव गिवन लेस देन इनइक्वालिटी, तो वहाँ पर भी नीचे की तरफ हमने एरिया शो किया. इसके बाद हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना. फिजिबल रीजन का मतलब एक्स और वाई की वो कॉमन वैल्यूज़ जो कि दोनों ही इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें. तो उसका रूल क्या कहता है कि ऐसा एरिया फाइंड करो जो दोनों ही लाइन के बिलो हो, नीचे आए. तो ये वाला एरिया देखोगे तो ये इस लाइन के ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता फिजिबल रीजन. ये वाला एरिया इस लाइन के नीचे लेकिन इस लाइन के ऊपर है, तो ये भी फिजिबल रीजन नहीं है. तो फिजिबल रीजन कौन सा हुआ? ये आपका. यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको ऐसे शेड कर देते हैं एरिया को. दिस इज़ योर फिजिबल रीजन. हमेशा फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज, ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके कॉर्नर पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स. इसका तो इजीली हमें दिख रहा है 0, 4, इसका भी दिखाई दे रहा है. इसका फाइंड करने के लिए देखो कि ये कौन सी इक्वेशंस का इंटरसेक्शन. यहाँ दो ही हैं तो इन दोनों को ही सॉल्व करोगे. कभी कभी दो से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं तो देखते हैं कि कौन सी इक्वेशंस की लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है. उन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, और आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. तो यहाँ तो सिंपली दो ही इक्वेशन थी, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया और y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई. कभी भी ऐसे अंदाजे से मत देखना x की और y की वैल्यू, हमेशा इक्वेशन सॉल्व करके ही एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालना, ठीक है, बिकॉज दैट वुड प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट वैल्यूज़.
ओके, हमें क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स और वाई की, उनको 1 बाय 1 रख के हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। जैसे मैंने इनको जेड पी, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा, तो इसमें मैंने x की जगह पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया p 0 रखा। इसके बाद फिर मैंने 4 रखा y की वैल्यू, तो आपके ये आ गया 200। ऐसे क्यू पे निकाला, 2 रखा x की जगह और y की जगह 3 रखा, तो ये 230 आ गई। सो वी गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट क्यू पॉइंट, जहाँ पर की कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं। तो बस यही सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3, विच इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। सो फिर इसी तरह से मैंने एक और प्रॉब्लम आपको दी है यहाँ पर, है ना, ये आपको अपने आप ही फॉर्मुलेट करनी है और इसको सॉल्व करना है, मुझे दिखाना है सॉल्व करके। ओके, थैंक यू।